हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम आर्टेरियल ब्लड गैस सैम्पलिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है, कैसे हम एबीजी सैम्पलिंग को कलेक्ट करते हैं, एलन टेस्ट क्या है, क्या प्रोसीजर है, इन सभी चीज़ों को आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले एबीजी सैम्पलिंग क्या है। एबीजी सैम्पलिंग अ टेस्ट दैट मेजर द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द ब्लड एज वेल एज द ब्लड पीएच, बैलेंस एंड बाइकार्बोनेट। तो एबीजी सैम्पलिंग क्या है, ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम ऑक्सीजन इसमें हम ऑक्सीजन, CO2 और इसके अलावा ब्लड का जो पीएच होता है वो, और साथ में बाइकार्बोनेट, इन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं, इसमें मेज़र करते हैं। क्यों कर रहे हैं हम मेज़र? ये देखने के लिए कि पेशेंट की बॉडी में जो हमारी बॉडी में क्या होता है, एसिड बेस बैलेंस होता है। ठीक है, एसिड और बेस का दोनों चीज़ों का बैलेंस होता है। तो एबीजी सैम्पलिंग हम बेसिकली क्यों करते हैं, ये चेक करने के लिए पेशेंट में एसिड बेस बैलेंस है या नहीं, एसिडोसिस या एल्कोलोसिस वाली कंडीशन तो अराइज नहीं हो रही है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एबीजी सैम्पलिंग को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज टू इवेलुएट लंग्स एंड किडनी फंक्शन, मॉनिटर रेस्पिरेटरी कंडीशन एंड असेस द एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी। ठीक है, अब एबीजी सैम्पलिंग हम क्यों कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि हमारी लंग्स और हमारी किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग है या नहीं है। देखो, आपकी जो लंग्स का क्या काम होता है, जितना भी CO2 ऑक्सीजन होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, उसको क्या करना, बाहर निकालना, राइट। और आपकी किडनी का क्या काम होता है, जितना भी हमारे HCO3 होते हैं, यानी कि जितने भी बाइकार्बोनेट होते हैं, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना और बेस को मेंटेन करना, राइट। लंग्स क्या करती है, CO2 एक एसिडिक गैस होती है और HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट आपकी एक बेस गैस होती है। तो बेसिकली लंग्स क्या करती है, एक्सेसिव CO2 को हमारी बॉडी से बाहर निकाल के एसिड को मेंटेन करती है, राइट। और वहीं किडनी क्या करती है, HCO3 को हमारी बॉडी से बाहर निकाल के उसको HCO3 को बाहर निकाल के बेस को मेंटेन करती है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो बेसिकली एबीजी सैम्पलिंग हम उन्हीं लोगों में करते हैं, उन्हीं पेशेंट में करते हैं जिसमें रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या फिर मेटाबॉलिक यानी कि किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो। ठीक, ये चेक करने के लिए कि पेशेंट में एसिड बेस बैलेंस है या नहीं। अब एसिड बेस बैलेंस में कुछ पैरामीटर्स होते हैं, लाइक एज अवर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड पीएच, ठीक है, HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट। तो बेसिकली हम एबीजी सैम्पलिंग में हम इन्हीं चीज़ों को मेज़र करते हैं और इन्हीं के बिहाफ में हम देखते हैं कि पेशेंट जो है वो एसिडोसिस वाला है या फिर एल्कोलोसिस वाला है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एबीजी सैम्पलिंग। बेसिकली एबीजी सैम्पलिंग में क्या होता है, हम इसमें आर्टरी से ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। जो हमारी रेडियल आर्टरी होती है उस टाइम क्या करते हैं, ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, देन उसको हम एनालाइज करते हैं कि ये चेक करने के लिए कि पेशेंट में कोई एसिड बेस बैलेंस वाली प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, तो देन नेक्स्ट है पर्पस क्या है एबीजी सैम्पलिंग का। ठीक है, आप कह तो रहे हैं कि हम आर्टेरियल ब्लड गैस सैम्पलिंग करते हैं, आर्टरी से हम ब्लड कलेक्ट करते हैं, तो क्या पर्पस है एबीजी करने का। तो सबसे पहला है टू इवेलुएट रेस्पिरेटरी स्टेटस, एसिड बेस डिस्टर्बेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। हम क्यों करते हैं एबीजी सैम्पलिंग, ताकि पेशेंट में रेस्पिरेटरी स्टेटस को चेक किया जा सके कि पेशेंट में रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एसिड बेस डिस्टर्बेंस तो नहीं है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है बॉडी में कि बेस बढ़ रहा है और एसिड घट रहा है, या फिर एसिड ही एसिड बढ़ रहा है, बेस घट रहा है, मतलब एसिडोसिस या एल्कोलोसिस वाली कंडीशन तो नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस तो नहीं हो रहे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एबीजी सैम्पलिंग को परफॉर्म करते हैं। देन नेक्स्ट है इंडिकेशन ऑफ एबीजी सैम्पलिंग। अच्छा, हम एबीजी सैम्पलिंग हम कर रहे हैं, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इंडिकेशन मतलब होता है कि किन किन कंडीशंस में हम एबीजी सैम्पलिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी मर्जी आई तो हमने एबीजी सैम्पलिंग कर लिया, नहीं। कुछ हर काम को करने के कुछ क्या होते हैं, इंडिकेशंस होते हैं। ठीक, कुछ कंडीशंस होती हैं जिन पर्टिकुलर कंडीशन में ही हम चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। तो एबीजी सैम्पलिंग की भी कुछ इंडिकेशंस होती हैं। सबसे पहला इंडिकेशन है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और फेलियर। ठीक है, अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, लाइक एज रेस्पिरेटरी फेलियर हो, COPD हो, अस्थमा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रेस्पिरेटरी रिलेटेड, उस कंडीशन में हम एबीजी सैम्पलिंग को परफॉर्म करते हैं।
क्यों करते हैं अब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में? क्योंकि देखो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हमारी जो एल्वोलाई होती हैं, जहाँ पे क्या होता है गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो बेसिकली हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी से CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ताकि क्या हो, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ना बढ़े, ठीक है, एसिड ना बढ़े। मैंने पहले भी बोला था CO2 कैसी है, एक एसिडिक गैस है, ठीक है। तो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, CO2 गैस को बाहर निकालने का काम करता है। अब अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ही फेल हो गया है, हमारी एल्वोलाई में या फिर हमारे लंग्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक, तो उसमें क्या होगा, ये जो CO2 है, जो CO2 अभी तक बाहर निकल रहा था नॉर्मल कंडीशन में, अब वो क्या है, अंदर ही अंदर रिटेन रहेगा हमारी बॉडी के अंदर। अब जब ये हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, रिटेन होगा, तो ये क्या करेगा, एसिडोसिस कंडीशन को रेज करेगा, ठीक है, क्योंकि CO2 कैसी है, एक एसिडिक गैस है। अब अगर एसिड अंदर रहेगा तो वो क्या करेगा, एसिडोसिस कंडीशन को रेज करेगा, एसिड एक्यूमुलेट होता रहेगा बॉडी के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद है assessing oxygenation status in the condition like COPD, asthma, ARDS. ARDS means acute respiratory distress syndrome. अगर पेशेंट जो है COPD वाला है, यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, उसको अस्थमा है, उसको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन का लेवल डाउन चले जाता है। ऑक्सीजन का लेवल डाउन जाएगा तो CO2 का लेवल बढ़ रहा होगा, ठीक। तो बेसिकली इसलिए हम क्या करते हैं, ABG सैम्पलिंग को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एसिड बेस डिसऑर्डर लाइक मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलोसिस। ABG सैम्पलिंग हम क्यों परफॉर्म, नेक्स्ट हम किस में परफॉर्म कर सकते हैं, वो पेशेंट जिसको क्या है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जैसे किडनी फेलियर हो गया हो, ठीक, रीनल फेलियर जिसको हम बोलते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाली कंडीशन हो, तो इसमें हम ABG सैम्पलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी किडनी क्या करती है, देखो चीज़ें मेटाबोलाइज तो हमारे लीवर से होती हैं, लेकिन बॉडी से बाहर निकलने के लिए उनको किडनी के पास आना पड़ता है। तो किडनी क्या करती है, बहुत सारी चीज़ों को, जिसमें से एक होता है हमारा HCO3- यानी कि बाइकार्बोनेट को बाहर निकालने का काम करती है। अब बाइकार्बोनेट कैसी गैस है, एक बेसिक गैस है। कैसी है, बेसिक गैस है। अब अगर ये बॉडी से बाहर नहीं निकलेगी तो हमारी बॉडी में क्या होगा, बेस जमा होते रहेगा, जिसमें क्या हो सकती है, पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्कलोसिस या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन एराइज हो सकती है। इसलिए हम जो हमारे रीनल फेलियर वाले पेशेंट होते हैं या फिर रीनल सिस्टम से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होती हैं, उन कंडीशन में हम ABG सैम्पलिंग परफॉर्म करते हैं। देन नेक्स्ट है इवेलुएटिंग पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन। हम ये चेक करते हैं ABG सैम्पलिंग से कि पेशेंट को वेंटी की नीड तो नहीं है, क्योंकि अगर उसकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, एसिड बढ़ रहा है, इट मीन्स कि उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं कर रही है, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं कर रही है तो उसको एक्सटर्नली बाहर से तो ज़रूरत पड़ेगी ना ऑक्सीजन की। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ABG सैम्पलिंग को परफॉर्म करते हैं इन कंडीशंस में, राइट। देन नेक्स्ट है कॉमन साइट्स ऑफ ABG सैम्पलिंग, ठीक है। अब हमने बोला कि हम ABG सैम्पलिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी में ऐसी कौन कौन सी साइट्स हैं, ऐसी कौन कौन सी लोकेशंस हैं जहाँ से हम आर्ट्रियल ब्लड गैस सैम्पलिंग कर सकते हैं, ठीक है। आर्टरी से हम सैंपल ले सकते हैं। तो सबसे पहला आता है रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी जो होती है मोस्ट कॉमन होती है। आपकी रेडियल आर्टरी क्या होती है, आपके थंब की साइड में, जहाँ पे आपका अंगूठा होगा उस साइड में क्या होती है, आपकी रेडियल आर्टरी होती है। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, पेशेंट में रेडियल आर्टरी से सैंपल कलेक्ट करते हैं, मोस्ट कॉमन, ठीक। अब अगर किसी पेशेंट में क्या है, रेडियल आर्टरी जो है वो क्या कहते हैं उसे, मतलब उसके हाथ में फ्रैक्चर है या कोई चीज़ है, तो उसके बाद हम किस में जाते हैं, ब्रेकियल आर्टरी में जाते हैं। या फिर रेडियल आर्टरी में कोई प्रॉब्लम है तो देन दूसरी साइड होती है हमारी ब्रेकियल आर्टरी, ठीक। जो आपका एल्बो वाला एरिया होता है वहाँ पे क्या होती है, आपकी रेडियल आर्टरी प्रेजेंट होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट है फीमोरल आर्टरी। अब कुछ कंडीशन ऐसी है कि आप जो है वो ब्रेकियल आर्टरी से भी ब्लड सैंपल नहीं ले सकते हो, तो आप जाते हो फिर फीमोरल आर्टरी की ओर। फीमोरल आर्टरी कैसी होती है, आपके जहाँ पे फीमर होता है वहाँ पे आपकी फीमोरल आर्टरी प्रेजेंट होती है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ब्लड कलेक्ट करते हो, राइट। हमेशा याद रखना कि रेडियल आर्टरी में जब भी हम रेडियल आर्टरी से ब्लड सैंपल लेते हैं तो हम इसमें 45 डिग्री एंगल से ब्लड सैंपल लेते हैं, ठीक है।
जो हमारी सिरिंज होती है उसकी जो एंगल होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। सेम ब्रेकियल आर्टरी में भी। लेकिन जब हम फीमोरल आर्टरी से ब्लड सैंपलिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, इसमें हम फीमोरल आर्टरी में हम 90 डिग्री से ब्लड सैंपलिंग करते हैं। हमारी जो सिरिंज की जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक। लेकिन सबसे पहले हम एबीजी सैंपलिंग जो है वो रेडियल आर्टरी से परफॉर्म करते हैं, राइट। देन नेक्स्ट है वाई रेडियल आर्टरी। अब देखो, हमने ये बोला कि हम जो ब्लड सैंपल है वो हम रेडियल आर्टरी से भी ले सकते हैं, हम फीमोरल आर्टरी से भी ले सकते हैं, हम ब्रेकियल आर्टरी से भी ले सकते हैं। लेकिन जब और साइट है तो सिर्फ रेडियल आर्टरी ही क्यों, इसी को ही मोस्ट कॉमन क्यों बोला गया है? तो सबसे पहला है ईजी एक्सेस नियर द स्किन सरफेस एंड हैज़ कोलेटरल सर्कुलेशन, ठीक है, विया द अल्नर आर्टरी। तो बेसिकली कहना क्या चाहते हैं कि जो आपकी रेडियल आर्टरी होती है वो इसको हम ईजिली मतलब फील कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। दूसरा इसमें क्या होता है, कोलेटरल सर्कुलेशन होता है अल्नर आर्टरी के थ्रू। यानी कि मैं आपको बता दूं, जैसे ये क्या आपका हाथ है, ये आपका क्या है, थंब साइट है। अब थंब साइट में क्या होगी, हमेशा आपकी रेडियल आर्टरी होगी, और जहाँ पे आपकी लिटिल फिंगर होती है वहाँ पे क्या होगी, आपकी हमेशा अल्नर आर्टरी होगी। तो ये जो रेडियल आर्टरी होती है ये क्या, और यहाँ से अल्नर आर्टरी निकल के एक डीप पाल्मिक आर्च बनाती है, ठीक। कहने का मतलब ये है कि इससे फ़ायदा क्या है, क्यों हम रेडियल आर्टरी ही हमेशा सबसे पहले इसी से ही हम ब्लड सैंपल लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपने रेडियल आर्टरी से सैंपल लिया और इन केस कि रेडियल आर्टरी जो है वो क्या हो गई है, आपकी बैडली पंक्चर हो गई है, ठीक है, जो आपकी रेडियल आर्टरी है वो क्या हो चुकी है, बैडली पंक्चर हो चुकी है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब बैडली पंक्चर होने की वजह से क्या होगा, यहाँ से तो ब्लड जाएगा नहीं, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो अल्नर आर्टरी है वो आपके हाथ को ब्लड सप्लाई कर देगी, ठीक। मतलब कि जो सर्कुलेशन है आपके हैंड का, आपके हाथों का, आपकी अंगुलियों में, वो रुकेगा नहीं। अगर आपने रेडियल आर्टरी से सैंपल लिया है और किसी भी रीज़न की वजह से आपकी रेडियल आर्टरी जो है वो बेकार हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, या फिर बैडली पंक्चर हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या होगी कि आपकी अल्नर आर्टरी जो है वो आपके अंगुलियों को, आपके हाथ को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। इसीलिए हम रेडियल आर्टरी को हमेशा मोस्ट कॉमन बोलते हैं। वहीं अगर ब्रेकियल की ओर जाए, अगर ब्रेकियल को आप पंक्चर कर देते हो तो वहाँ पे कोई कोलेटरल सर्कुलेशन नहीं होता है, और ना ही फीमोरल आर्टरी में कोई कोरिलेटेड सर्कुलेशन होता है, सिर्फ आपकी रेडियल आर्टरी में है, ठीक है। आपकी रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी दोनों ही आगे मिल करके एक डीप पाल्मिक आर्च बनाती है, जो फिर आपके हाथों को ब्लड सप्लाई करती है। तो यही मेन रीज़न है कि हमेशा हम रेडियल आर्टरी को मोस्ट प्रिफरेबल साइट बोलते हैं, क्योंकि अगर इन केस रेडियल आर्टरी पंक्चर हो जाए, वो ख़राब हो जाए, तो आपकी अल्नर आर्टरी क्या कर लेगी, काम कर देगी, वो आपके हाथ को ब्लड सप्लाई कर देगी, आपके हाथ की ब्लड सप्लाई नहीं रुकेगी, ठीक है। इसीलिए हम रेडियल आर्टरी को हमेशा पहले सेलेक्ट करते हैं, राइट। देन नेक्स्ट है प्रोसीजर। अब हमने ये पढ़ लिया कि एबीजी सैम्पलिंग क्या होती है, ठीक, क्या पर्पस होते हैं, इंडिकेशंस क्या होती हैं, कॉमन साइट्स क्या होते हैं एबीजी सैम्पलिंग के। अब हम पढ़ेंगे प्रोसीजर, यानी कि हम जो एबीजी सैम्पलिंग बोल रहे हैं इसका प्रोसीजर कैसे कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। उससे हम बताते हैं कि क्या हम आपके साथ क्या करने वाले हैं, क्यों हम आर्टेरियल ब्लड गैस सैम्पलिंग ले रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद पेशेंट से कंसर्न लेते हैं। उसके बाद जितने भी हमारे नेसेसरी आर्टिकल्स होते हैं उसको हम नियर दी बेड साइड उसको हम अरेंज करते हैं। नेसेसरी आर्टिकल्स में आपके आता है, पहले तो एक आपके पास हिपैरिन होना चाहिए, ठीक है, हिपैरिन होना चाहिए। हिपैरिन के अलावा आपके पास एबीजी सिरिंज होनी चाहिए, एबीजी सिरिंज होनी चाहिए। एबीजी सिरिंज के अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, कुछ सपोर्टिव होना चाहिए। लाइक एज आप क्या हो सकते हो, आईवी बॉटल जो होती है वो ले सकते हो। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, कॉटन होना चाहिए, ठीक है, स्प्रिट होना चाहिए। तो ये क्या है, आपके बेसिकली नेसेसरी आर्टिकल्स हैं जो हम एबीजी के टाइम पे हम यूज़ करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, पेशेंट की बेड साइड पे अरेंज करना है। देन उसके बाद आपको हैंड वॉशिंग परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंट पोजीशन, एग्जांपल सुपाइन और सीटेड विथ आर्म सपोर्टेड,
ठीक है। उसके बाद आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि इसमें पोजीशन का कितना रोल होता है, ठीक। आपको बताना है कि एबीजी सैम्पलिंग का क्या रोल है, क्यों हम एबीजी सैम्पलिंग परफॉर्म कर रहे हैं। उस टाइम पे अगर हम आपको बोल रहे हैं कि आपके हाथ पे हम सपोर्ट लगा रहे हैं किसी चीज़ का, तो वो क्यों लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी होती हैं, पेशेंट को एक्सप्लेन करनी होती हैं, ताकि वो ड्यूरिंग द प्रोसीजर हमारे साथ क्या कर सके, कोऑपरेट कर सके, ठीक। इसीलिए हम कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हम पेशेंट को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, ताकि वो हमारे साथ कोऑपरेट करे। उसके बाद देन नेक्स्ट है असेसिंग द रेडियल आर्टरी। आपने क्या करा, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया, आर्टिकल्स अरेंज कर लिए, कंसेंट ले लिया, सारी चीज़ें कर ली, हैंड वॉशिंग कर ली, सब कुछ कर लिया। देन उसके बाद आप क्या करोगे, ग्लव्स पहनोगे। आप क्या करोगे, पेशेंट की पहले तो रेडियल आर्टरी को असेस करोगे, ठीक है, रेडियल आर्टरी को फील करोगे। अब क्या होगा, जैसे ही आपको रेडियल आर्टरी फील होती है, देन आप क्या करोगे, एलन टेस्ट परफॉर्म करते हो, ठीक है। एलन टेस्ट जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वाइल यू आर टेकिंग एबीजी सैम्पलिंग, ठीक। जब भी आप एबीजी सैम्पलिंग करते हैं तो उससे पहले, एबीजी सैम्पलिंग परफॉर्म करने से पहले हमेशा एलन टेस्ट परफॉर्म करना नेसेसरी होता है। अब हम एलन टेस्ट परफॉर्म क्यों करते हैं, ताकि अल्नर आर्टरी की पेटेंसी चेक कर सके कि अल्नर आर्टरी जो है वो पेटेंट है या नहीं है। पेटेंट मीन्स यानी कि अल्नर आर्टरी से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। देखो, हमने पीछे डिस्कस किया था कि हमारी क्या होती है, हमारी रेडियल आर्टरी और हमारी अल्नर आर्टरी दोनों क्या बनाती है, डीप पाल्मिक आर्च बनाती है, जो आगे आपके हाथों को ब्लड सप्लाई करता है। अब आपने क्या किया, आपने प्रोसीजर तो परफॉर्म किया, लेकिन प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले आपने एलन टेस्ट परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। तो अगर आप प्रोसीजर करने से पहले एलन टेस्ट परफॉर्म नहीं करोगे और अनफॉर्चुनेटली आपने क्या कर दिया, रेडियल आर्टरी को ब्लॉक कर दिया, बैडली उसको क्या कर दिया, पंक्चर कर दिया। और पल्नर जो हमारी अल्नर आर्टरी थी वो क्या थी, पहले से ही ख़राब थी। अब उस कंडीशन में क्या होगा, आपके हाथ को ब्लड सप्लाई ही नहीं जाएगी, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एलन टेस्ट। एलन टेस्ट क्या होता है, बेसिकली हम अपनी जो हमारी अल्नर आर्टरी होती है उसकी पेटेंसी को चेक करने के लिए हम एलन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं, इसके नाम से ही चीज़ें हैं। जैसे ए से है अप्लाई प्रेशर टू रेडियल एंड अल्नर एट द सेम टाइम विद द थंब। आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों के दोनों थंब से आप क्या करना है, दोनों एक से अल्नर आर्टरी को और एक से रेडियल आर्टरी को प्रेस करना है, उसमें प्रेशर अप्लाई करना है। देन एल से है लेट पेशेंट ओपन एंड क्लोज हैंड सेवरल टाइम। जैसे ही आप क्या करोगे, पहले आपने रेडियल आर्टरी को फील किया, देन आपने क्या किया, पेशेंट को बोलना है कि अपनी मुट्ठियों को बंद करें, ठीक। पेशेंट ने अपनी मुट्ठी बंद कर दी। देन आपने क्या करना है, अल्नर पे और रेडियल पे दोनों पे प्रेशर अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद पेशेंट को बोलना है कि अपने हाथों को सेवरल टाइम्स खोलें, ठीक है, मतलब खोल बंद करें। उसके बाद लूजन प्रेशर और अल्नर आर्टरी। अब क्या होगा, जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो उस टाइम पे आप देखोगे कि पेशेंट का जो हाथ है वो कैसा हो गया है, वाइट हो गया है या फिर लाइट येलो हो गया है, ठीक। उसके बाद आपने क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपकी अल्नर आर्टरी है वहाँ से प्रेशर को रिलीज़ करना है। जैसे ही आप अल्नर आर्टरी से प्रेशर को रिलीज़ करते हो तो आपका हाथ जो है वो दोबारा से पिंक होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जैसे ही आपने अल्नर आर्टरी को रिलीज़ किया तो वहाँ से क्या हुआ, ब्लड सर्कुलेशन गई। रेडियल आर्टरी अभी भी क्या होगी, रेडियल आर्टरी को रिलीज़ नहीं करना है, रेडियल आर्टरी अभी भी क्या होगी, उस पर प्रेशर अभी भी अप्लाई करना है। सिर्फ किसका, अल्नर आर्टरी का जो आपको प्रेशर है वो रिलीज़ करना है। तो जब आप अल्नर आर्टरी का प्रेशर रिलीज़ करोगे तो विद इन 5 सेकेंड आप देखोगे कि अल्नर आर्टरी आपके हाथ को ब्लड सप्लाई कर देगी और आपका हाथ कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। इट मीन्स कि आपकी आर्टरी क्या है, पेटेंट है। ई से है इवेलुएट रिटर्न टू ब्लड फ्लो फ्रॉम अल्नर आर्टरी, ठीक है। आप इवेलुएट करोगे कि आपकी अल्नर आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से आपका, एंड से है नॉर्मल कलर, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका हाथ जो है, जैसा आपका हाथ पहले है पिंक वैसे ही हो जाएगा, ठीक। इसे हम बोलते हैं एलन टेस्ट। ये पेशेंट में परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो ये है, ठीक है, ये है आपकी रेडियल आर्टरी, ये है आपकी अल्नर आर्टरी। अब आपने क्या किया, एबीजी करने से पहले आपको एलन टेस्ट परफॉर्म करना होता है, राइट। तो ये क्या थी, आपकी अल्नर आर्टरी थी। अब आपने क्या किया, सबसे पहले आपने अपने हाथों से, ठीक है, अपने दोनों हाथों की
थंब से आपने रेडियल आर्टरी को फील करके रेडियल आर्टरी और अनल आर्टरी दोनों को प्रेस किया सेम टाइम पे, ठीक। और जब आप प्रेस करोगे तो पेशेंट को बोलना है कि मुट्ठी बंद कर दें। जैसे ही वो मुट्ठी बंद करेगा, प्रेशर देना है आपको कितने टाइम तक, 6 सेकंड तक। आपने प्रेशर दिया, पेशेंट को बोलना है कि सेवरल टाइम अपने हाथों को खोले बंद करें। तो जब वो खोलेगा बंद करेगा तो आप उस टाइम पे देखोगे कि पेशेंट का हाथ जो है वो पूरा वाइट या फिर लाइट येलो हो जाएगा। तो जैसे ही उसका हाथ येलो होता है या वाइट होता है तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको सिर्फ अल्नर आर्टरी का जो प्रेशर है वो रिलीज़ करना है। रेडियल आर्टरी का प्रेशर रिलीज़ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अल्नर आर्टरी का प्रेशर रिलीज़ करना है। अब जब आप अल्नर आर्टरी का प्रेशर रिलीज़ करोगे तो विदिन 5 सेकंड आपकी जो अल्नर आर्टरी होगी वो क्या करेगी, आपके हाथ को ब्लड सप्लाई करना शुरू कर देगी। आप इवेलुएट करोगे कि आपकी अल्नर आर्टरी ने ब्लड फ्लो स्टार्ट कर दिया है और आपके हाथ का कलर वाइट से या फिर लाइट येलो से पिंक हो गया है। इट मीन्स जैसे ही हाथ का कलर क्या होता है, पिंक होता है, ये डिनोट करता है कि एलन टेस्ट कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। एलन टेस्ट पॉजिटिव है और आपकी जो अल्नर आर्टरी है वो पेटेंट है। आप रेडियल आर्टरी से ब्लड सैंपल कर सकते हो। इन केस आपने क्या किया, ये टेस्ट परफॉर्म किया, आपने रेडियल आर्टरी अल्नर आर्टरी दोनों को साथ में प्रेस किया, सारा कुछ किया, लेकिन जब आपने प्रेशर रिलीज़ किया तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, आपका अल्नर आर्टरी आपके हाथ को ब्लड सप्लाई नहीं कर रही है, आपका हाथ वैसे ही वाइट है या फिर लाइट येलो है। तो उस कंडीशन में आप रेडियल आर्टरी से कभी भी ब्लड सैंपल कलेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि वो डिनोट करता है कि आपकी अल्नर आर्टरी जो है वो क्या है, ख़राब है, उसमें कोई प्रॉब्लम है। अब वो चीज़ ख़राब है, ठीक है, प्रॉब्लम है, तो उसमें आप नहीं करोगे। अब देखो, अगर आप ये चीज़ परफॉर्म नहीं करते हो, एलन टेस्ट परफॉर्म नहीं करते हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी अल्नर आर्टरी पेटेंट है या नहीं है। अगर इन केस आपकी अल्नर आर्टरी में प्रॉब्लम थी, आपने रेडियल आर्टरी भी पंक्चर कर दी, ठीक है, तो होगा क्या, आपके हाथ को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, और हाथ को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो आपके हाथ में यानी कि हैंड्स में नेक्रोसिस या फिर गैंग्रीन होने के चांसेस बढ़ जाती हैं। इसीलिए जब भी एबीजी परफॉर्म करें तो एलन टेस्ट ज़रूर परफॉर्म करना होता है। यही इम्पोर्टेंस होता है एलन टेस्ट का, राइट। देन नेक्स्ट है क्लीन द स्किन विथ एल्कोहल स्वैब। आपने एलन टेस्ट परफॉर्म किया, पॉजिटिव आया और सब कुछ ओके है, आपकी अल्नर आर्टरी पेटेंट है। देन आपने क्या करना है, एल्कोहल स्वैब से उस एरिया को क्लीन करना है जहाँ से आप सैंपल कलेक्ट करोगे। उसके बाद है यूज़ अ हिपेरेनाइज्ड सिरिंज टू पंक्चर द आर्टरी। आपको क्या करना है, आपके पास एबीजी सिरिंज होगी और हिपेरिन होगा। आपको क्या करना है, उस एबीजी सिरिंज में हिपेरिन को लोड करना है और देन विड्रॉल करना है, ठीक। इससे क्या होता है, हिपेरेनाइज्ड सिरिंज लेने का मतलब ये है, हिपेरेनाइज्ड करने का मतलब ये है, आप सभी जानते हो कि हिपेरिन कैसा है, एक एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। हिपेरिन कैसा काम करता है, एक एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है, यानी कि वो ब्लड में क्लॉट बनने नहीं देता, थक्का बनने नहीं देता। इसीलिए अगर आपने सिरिंज को हिपेरेनाइज्ड नहीं किया, उसको हिपेरिन से फ्लश नहीं किया, तो आपकी जो ब्लड होगा वो क्या होगा, कुछ ही समय में वो जम जाएगा, ठीक है, क्लॉट हो जाएगा। इसीलिए सिरिंज को हमेशा हिपेरेनाइज्ड करना है, हिपेरिन लेना है, देन दोबारा से फ्लश करना है, ठीक। उसके बाद है कलेक्ट द रिक्वायर्ड ब्लड सैंपल यूजुअली 1 to 3 ml। आपने सिरिंज को हिपेरेनाइज्ड कर दिया, उसके बाद आपने रेडियल आर्टरी को फील करके सिरिंज को, एबीजी सिरिंज को कितने 45 डिग्री के एंगल पे इंसर्ट करना है और आर्टेरियल ब्लड गैस को कलेक्ट करना है। और बेसिकली आप कितना ब्लड सैंपल लेते हो, 1 से 3 ml आप ब्लड सैंपल लेते हो। अप्लाई प्रेशर फॉर 5 मिनट्स पोस्ट सैंपल कलेक्शन टू प्रिवेंट हेमाटोमा। आपको क्या करना है, आपने ब्लड सैंपल ले लिया, ठीक है, और जैसे ही आपने ब्लड सैंपल लिया तो वहाँ पे ना प्रेशर अप्लाई करना है, ताकि प्रेशर अप्लाई करना है क्यों, अगर आपने प्रेशर अप्लाई नहीं किया तो वहाँ से क्या होगा, ब्लड निकलेगा तो वहाँ पे क्या होगा, हेमाटोमा हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे ब्लड का कलेक्शन हो जाएगा। उसी चीज़ से बचाने के लिए आपको 5 मिनट तक वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करना है, ठीक। देन उसके बाद है इंश्योर प्रॉपर हैंडलिंग विथ पेशेंट डिटेल एंड टाइम कलेक्शन। आपने क्या करा, उस सैंपल को कलेक्ट किया, ठीक, उसके बाद उसकी प्रॉपर लेबलिंग होना ज़रूरी है, नाम के साथ पेशेंट की डिटेल, ठीक, प्रॉपर उसकी लेबलिंग होना ज़रूरी है। और आपने उसको क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, ठीक। किस टाइम पे कलेक्ट किया वो भी मेंशन करना ज़रूरी होता है। देखो एक चीज़ ये कि आज जब भी आप सिरिंज को हिपेरेनाइज्ड करो तो सिरिंज में हिपेरिन लोड करके उसको फ्लश करना है। ऐसा नहीं कि आपने 1 ml सिरिंज में हिपेरिन को वो कर लिया, विड्रॉल कर लिया, ले लिया और उसी से आपने सैम्पलिंग भी ले ली, तो वो क्या होगा, ब्लड डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए सिर्फ सिरिंज को फ्लश करना होता है, ठीक है, राइट।
तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एबीजी सैम्पलिंग का प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सैंपल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। चलो अब आपने सैंपल तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन उसकी हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन कैसे करोगे? तो सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट टू द लैब इमीडिएटली विदिन 15 मिनट्स टू प्रिवेंट चेंजेस इन द गैस लेवल। ठीक है, जैसे ही आप सैंपल को कलेक्ट करते हो तो विदिन 15 मिनट, यानी कि विदिन क्या, आप 15 मिनट से पहले उस सैंपल को लैब में भेज दो। ठीक है, या फिर अगर आपके वार्ड में एबीजी मशीन है तो वहाँ पे उस सैंपल को क्या कर लो, आप एनालाइज़ कर लो। ठीक है, उस मशीन में। लेकिन 15 मिनट से ऊपर नहीं करना है। अगर आप 15 मिनट से ऊपर जितना लेट करोगे सैंपल को भेजने में, उतना क्या होगा, क्योंकि ब्लड है, ब्लड में तो गैसेस प्रेजेंट होती हैं, उस गैसेस में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अब उस गैसेस में चेंजेस आएंगे तो आपका एबीजी जो एनालिसिस है उसमें एरर्स आएंगे, यानी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि पेशेंट को हो क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद है कीप द सैंपल ऑन आइस इफ़ डिलेड। अगर कोई भी रीज़न की वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं तो आप क्या करो, उस सैंपल को आइस में रख दो या फिर 0 डिग्री पे रख दो। इससे क्या होगा, आपके जो गैसेज है उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। राइट, देन है अवॉइड एयर बबल्स इन दिस सिरिंज एज दे कैन अल्टर द रिजल्ट बाय लोअरिंग CO2 एंड इंक्रीज pH। ठीक है, एक चीज़ ये कह रहे हैं कि जब भी आप चाहे आप सैम्पलिंग कर रहे हो, चाहे आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो उसमें एयर बबल्स नहीं आने चाहिए। अगर उसमें एयर बबल आएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि हमारे एयर्स में भी तो ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो अगर उसमें एयर बबल्स आ गए, इट मीन्स कि आप वो क्या दिखाएगा, आपको एक फॉल्स रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम एबीजी सैम्पलिंग को परफॉर्म करते हैं। राइट, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।